नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं सूर्य को। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य एक तारा है और इस तारा के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले कई सारे ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु हैं और उनको मिलाकर सौरमंडल का निर्माण होता है। तो जैसा कि हम बात करने जा रहे हैं, इस सौरमंडल का जो केंद्र है वो क्या है? सूर्य है ना। ये सूर्य क्या है? सौरमंडल का केंद्र है। सौरमंडल का केंद्र है सूर्य। जैसा कि जानते हैं, जो तारे होते हैं उन तारों और ग्रहों में अंतर यही है कि ग्रहों का अपना ना तो कोई प्रकाश होता है, ना तो ऊष्मा होती है और ना ही कोई तापमान होता है। ये सारी की सारी चीजें ग्रहों को कहाँ मिलती हैं? तारे से। और ये तारे जो अपना तापमान, ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं, उसके लिए एक प्रक्रिया से वो गुजरते हैं और उस प्रक्रिया को आप नाभिकीय संलयन कहते हैं, जिससे उनको ये सारी चीजें मिलती हैं। तो आइए देखते हैं पहले कि सूर्य में क्या क्या चीजें हैं और अन्य ग्रहों में वो चीजें नहीं होती हैं जिनके कारण सूर्य ग्रहों से अलग होता है। तो सबसे पहले हम जानें कि सूर्य क्या होता है, तारा क्या होता है, तो और उनमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, उनसे क्या क्या सौरमंडल में घटनाएं घटित होती हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो सूर्य, जैसा कि आप जानते हैं कि सौरमंडल का क्या है? केंद्र है। दूसरा ये है कि जो सूर्य आपको पृथ्वी से दिखाई देता है उसे आप बोलते हैं प्रकाश मंडल, है ना। कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ पृथ्वी से खड़े होकर अगर आप कुछ देख पा रहे हैं तो जो आपको दिखाई दे रहा है उसे आप क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। और एक चीज है कि अगर हम देखें तो जो ये सूर्य है और इसका जो आकार है वो पृथ्वी की अपेक्षा काफी ज्यादा है। ये लगभग 109 गुना है ना। ऐसा नासा का मानना है लगभग इतना है। तो एक चीज और देखें कि जो आपका ये सूर्य है, एक तो ये हो गया जो आपको दिखाई दे रहा, उसे आपने प्रकाश मंडल कह दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी से सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो आप बता सकते हैं प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर आप कहते हैं। दूसरा ये है कि पूछा जा सकता है कि सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग कितने गुना ज्यादा है? तो आप बता सकते हैं 109 गुना अधिक है। दूसरा ये है कि सौरमंडल, तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि सौरमंडल का केंद्र कौन है? तो आप बताएंगे सूर्य। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो ये सूर्य है, इस सूर्य में कई चीजें ऐसी हैं जो इसको ग्रहों से अलग बनाती हैं। वो क्या है? इसका अपना देखने की कोशिश करें तो देखिए, जो ग्रह होते हैं उनमें तो ना तो तापमान होता है और ना ही उनकी अपनी ऊष्मा होती है और ना उनका अपना प्रकाश होता है ना। तो ये चीजें कहां पर होती हैं? ये चीजें होती हैं तारों में। अब आपको जानना ये है कि ये चीजें बनती कैसी हैं, आती कैसी हैं, प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है, ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है और तापमान कैसे उत्पन्न होता है। तो आप जानते हैं, एक तो ये भी जानते हैं कि जो सूर्य है उस सूर्य की ऊष्मा बहुत ज्यादा है ना। ऊष्मा बहुत ज्यादा, वो लगभग इसके आसपास है, इतने सेल्सियस के आसपास है। और इसी ऊष्मा के कारण, इसी तापमान के कारण, जो इसका इतना अधिक तापमान है, उस तापमान के कारण इसकी जो इसके पदार्थ हैं, जो इसके पदार्थ हैं वो इतने अधिक तापमान होने के कारण गैस प्लस प्लाज्मा
की अवस्था में पाए जाते हैं, है ना, पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे समानतः आप जानते हैं जो पदार्थ होते हैं वो 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। एक तो हो सकता है कि वो द्रव्य हो सकता है, दूसरा वो गैस हो सकती है, तीसरा जो हो सकता है वो ठोस हो सकता है, और चौथा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसे आप प्लाज्मा की कंडीशन कहते हैं। और जो सूर्य के पदार्थ हैं वो गैस और प्लाज्मा की कंडीशन में पाए जाते हैं। तो ये कंडीशन कुछ पदार्थों की होती है और वो पदार्थ सूर्य में होते हैं। तो अब ये देखिए कि जो ये गैस और प्लाज्मा की कंडीशन जिम्मेदार है वो सूर्य के इतने अधिक तापमान के कारण जिम्मेदार है। तो अब आइए देखते हैं कि ये तापमान इतना ज्यादा है क्यों, इतनी उष्मा आती कहां से है, तो इतना तापमान आता कहां से है, तो ये हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तापमान सूर्य का बहुत ज्यादा है, तो अब ये तापमान आता कहां से है? तापमान या उष्मा या फिर प्रकाश, है ना, ये आता कहां है? इसके लिए कुछ सूर्य में घटनाएं होती हैं जिससे कहा जाता है क्या? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से ही तापमान, उष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है। जो इतना इसका टेम्परेचर है उसके लिए यही जिम्मेदार है। और ये इस क्रिया में ये होता है कि जो आपके नाभिक है उन नाभिकों का क्या होता है? जो नाभिक है छोटे छोटे नाभिक क्या होते हैं? नाभिक होते हैं वो आपस में संलयन करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए एक ये है और ये है, ये आपस में जुड़ जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। इसे ही बोला जाता है नाभिकीय संलयन। और इस क्रिया से जो है अपार तापमान, उष्मा एवं प्रकाश की उत्पत्ति होती है। यही प्रक्रिया सभी ताराओं में, जो तारे होते हैं उसमें घटित होती है। और असीमित, एक तरह से देखा जाए तो असीमित प्रकाश, उष्मा और चीजें उत्पन्न होती हैं। और ये जो प्रकाश उत्पन्न होता है, इतना ज्यादा प्रकाश, उसको पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी पर आने में लगभग 8.16 मिनट का समय लगता है ना। अब आप ये सोचिए कि इस प्रोसेस से इतनी ज्यादा हीट और लाइट और इसके बाद उष्मा जो आ रही है, तो अब देखना ये है कि जो ये आपकी एनर्जी आ रही है और वो एनर्जी नाभिकीय संलयन से आ रही है। तो नाभिकीय संलयन किसमें हो रहा है? वो कौन कौन से पदार्थ हैं जिनके कारण ये चीजें उत्पन्न हो रही हैं? तो वो है क्या? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ये उष्मा आ रही है नाभिकीय संलयन के लिए, तो वो किन पदार्थों में हो रही है? तो उसमें एक होता है हाइड्रोजन, है ना। और ये हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन के क्या करते हैं? नाभिक क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से क्या होता है? हीलियम बनता है। यानी कि हाइड्रोजन, जो इसके हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम मिलते हैं और उससे क्या बनता है? हीलियम बनता है। और उस हीलियम, जो ये नाभिक आपस में मिल रहे हैं, वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, उससे क्या है? ये चीजें उत्पन्न हो रही है। तो उसके लिए क्या जिम्मेदार है? हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना, हाइड्रोजन के अणुओं का संलयित होकर हीलियम में बदलना ही इन कंडीशन के लिए, तापमान, उष्मा एवं प्रकाश के लिए
जिम्मेदार है। तो आपको ये याद रखना है कि जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलता है। हाइड्रोजन के जो नाभिक है वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। उनके जुड़ने से हीलियम बनता है और इस प्रक्रिया हो रही है नाभिकीय संलयन से, उससे अपार ऊष्मा और प्रकाश तथा तापमान की उत्पत्ति हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोसेस चल रहा है तो ये कभी ना कभी खत्म होगा। जैसा कि आप जानते हैं जो आपका हाइड्रोजन है उसकी यहाँ पर मात्रा ये 71% है, साथ ही साथ जो आपका हीलियम है वो 60.5 है और जो अदर बच रहा है 2.5 वो अदर गैसें हैं। तो आप सोचिए कि ये है इसकी सीमित मात्रा है, ये कभी ना कभी समाप्त होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका सूर्य है इसकी आयु क्या होगी, निश्चित होगी। तो वो 5 बिलियन वर्ष निर्धारित की गई है ना। ये 5 बिलियन निर्धारित की गई है। तो ये कहने का मतलब यह है कि जिस दिन यह हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा उस दिन सूर्य का प्रकाश, तापमान और सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको एक ना एक दिन खत्म होना है, लेकिन इतने लंबे समय के बाद और इतने परसेंट में ये चीजें हैं। इतना जो इसका हाइड्रोजन है वो 71% है, जो हीलियम है 2.6 है और जो अदर चीजें हैं वो 2.5% ये चीजें हैं। ये सब परसेंटेज में है ना। इसको आपको ध्यान रखना है, तो इसको आपको याद रखना है। इससे यहाँ क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है कि लगभग सूर्य की आयु कितनी है, दूसरा ये पूछा जाता है कितने % हाइड्रोजन है, कितना हीलियम है और अदर कितना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीजें जिम्मेदार होती हैं आपके प्रकाश के लिए, आपके तापमान के लिए और आपके ऊष्मा के लिए। सूर्य में जो चीजें घटित हो रही हैं, जो प्रक्रियाएं हो रही हैं और जो चीजें उत्पन्न हो रही हैं, उसके पीछे ये चीजें जिम्मेदार हैं। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब सूर्य से संबंधित कुछ और घटनाएं घटित होती हैं, तो आइए देख लेते हैं क्या क्या चीजें और घटित होती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा भी हमेशा चक्कर लगाता रहता है ना। चंद्रमा हो गया और आपकी पृथ्वी हो गई, है ना। तो अगर ये कंडीशन है, अगर चंद्रमा बीच में है तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण। और आपसे पूछा भी जा सकता है, जा नहीं सकता है, पूछा ही जाता है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है तो आप बताएंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है, इसका मतलब क्या है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पा रहा है या पृथ्वी चंद्रमा के बीच में आ जाने से सूर्य ढक जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। और ये सूर्य ग्रहण हमेशा न्यू मून यानी अमावस्या की स्थिति में होता है। अगर इसी कंडीशन को हम बदल दें और यहाँ पर क्या आ जाए, पृथ्वी आ जाए, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर अब ये मान लीजिए अगर पृथ्वी हो गई और ये क्या हो गई, चंद्रमा, है ना। ये चंद्रमा हो गया और ये पृथ्वी हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये भी बदल जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण, है ना। तो चंद्र ग्रहण की कंडीशन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है, किस स्थिति को आप चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ये जो स्थिति होती है पूर्णिमा के दिन होती है और इससे में क्या होता है कि सूर्य और जो आपका चंद्रमा है इसके बीच में पृथ्वी आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ से प्रकाश चल रहा है वो प्रकाश क्या है, यहाँ पर रुक जा रहा है। अब जिसके कारण क्या होता है, जहां तक ये पड़ेगा वो दिखाई देगा, बाकी जो है वो धब्बा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सूर्य ग्रहण हो गया। अब पृथ्वी की आकार सूर्य से ये चंद्रमा से ज्यादा है और ये धीरे धीरे रोटेट करिए, धीरे धीरे प्रकाश आप देखते होंगे कि धीरे धीरे चंद्रमा क्या होता है, काला है या फिर प्रकाशवान है या प्रकाशवान नहीं है। तो वो कंडीशन ये होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है सूर्य से संबंधित ये भी घटनाएं घटित होती हैं। एक तो चंद्र ग्रहण, दूसरा सूर्य ग्रहण। तो आप ये कह सकते हैं कि जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश चलता है वो चंद्रमा द्वारा रोक लिया जाता है। या आप यहां से खड़े होकर सूर्य के भाग को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये आपके जो यहाँ से प्रकाश चल रहा है उसको रोक रखा है, उसे देख नहीं पाते हैं। तो आपको
सूर्य जो है ढका हुआ दिखाई देता है, और इस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ अगर आप खड़े हैं तो यहाँ खड़े होकर जब आप देखेंगे तो सामने क्या होगा, आपके सामने चंद्रमा होगा, और चंद्रमा जब सामने होगा तो ये प्रकाश आपको दिखाई नहीं देगा, ये इसको रोक देगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, ये कंडीशन कहलाती है सूर्य ग्रहण की। और जब ये यहाँ पर जब पृथ्वी आ जाएगा तो ये चंद्र ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि ये प्रकाश यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, और दो कंडीशन और होती है उपसौर और अपसौर की, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और ये चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। तो एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि एक मान लीजिए ये 3 जनवरी हो गया, और एक कंडीशन मान लीजिए ये आपकी हो गई 4 जुलाई, है ना, 4 जुलाई। इस समय पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी जो होती है वो सबसे नजदीक होती है ना, सबसे पास में होती है, सबसे पास में होती है, और यहाँ पर सबसे दूरी पर होती है ना। इस कंडीशन को बोलते हैं उपसौर, और इस कंडीशन को बोला जाता है अपसौर। तो आपसे सवाल भी पूछा जाता है, एक तो ये पूछा जा सकता है कि उपसौर की स्थिति कब होती है, तो आप बताएंगे 3 जनवरी को। और आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि 4 जुलाई को कौन सी कंडीशन होती है, तो आप बताएंगे अपसौर। आपसे ये पूछा जाता है पृथ्वी सबसे दूर कब होती है, तो वो होती है जनवरी में 3 जनवरी की, जब उपसौर की स्थिति होती है, सबसे नजदीक उप होती है। जब उपसौर होता है, सॉरी अपसौर होता है, तो पृथ्वी क्या होती है, सबसे नजदीक होती है। तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इससे जो संबंधित सवाल बनते हैं उस पे भी अगर हम लोग चर्चा कर लें तो अच्छा रहेगा। पहला तो यही पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के जो पदार्थ है वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे कि पृथ्वी के जो पदार्थ हैं वो अत्यधिक तापमान होने के कारण गैस प्लस प्लाज्मा की स्थिति में होते हैं। ये आपका आंसर होगा जब आपसे ये पूछा जाएगा पृथ्वी में पाए जाने वाले पदार्थ किस अवस्था में होते हैं, तो आप बताएंगे गैस एवं प्लाज्मा की अवस्था। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य को तापमान या प्रकाश प्राप्त होता है ना, कब प्राप्त होता है, जब हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं, तो ये चीजें प्राप्त होती हैं। इसका आप ये भी बता सकते हैं कि हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलता है तो प्रकाश, ऊष्मा एवं तापमान की उत्पत्ति होती है। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। अब इसके बाद चंद्र ग्रहण, सौर्य ग्रहण, तो आप जानते ही हैं कि जब चंद्रमा बीच में रहेगा तो सूर्य ग्रहण होगा, जब पृथ्वी बीच में रहेगा तो चंद्र ग्रहण होगा। और आपसे सवाल यही पूछा जाता है कि ये कंडीशन और ये अमावस्या को कौन सा होता है, पूर्णिमा को कौन होता है, तो अमावस्या को चंद्र ग्रहण होता है, और अमावस्या को जो है सूर्य ग्रहण होता है, और पूर्णिमा को जो है वो चंद्र ग्रहण होता है। तो याद रखिएगा सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होती है, और चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी बीच में होती है। बस इतना ही आपको याद रखना है, अमावस्या और पूर्णिमा। ठीक है, अब यहां से जो सवाल एक और बन सकता है वो है कि जो आपकी पृथ्वी है उस पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आप बताएंगे 8.16 मिनट का समय लगता है। तो सूर्य से संबंधित ये सवाल है, और अगर आपको कोई सवाल और संदेह लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब बेहतर तरीके से देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बेहतर से बेहतर आंसर देने की कोशिश करेंगे।